तो आज यहाँ पर जो है केवल इस एक वीडियो से आपको पूरे 45 नंबर की तैयारी करा दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर आज आप सभी को जान लगा देनी है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने केवल वो टॉपिक लिए हैं जिनमें आपको बाहर से कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। पेपर के बाद आकर आप ये वीडियो ओपन करके देख लेना। अगर आपको यहाँ पर जितने भी मैं टॉपिक बताऊंगा इससे बाहर आ जाए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कर देना, ये याद रखिएगा सभी लोग। इस वीडियो में पूरे 45 नंबर के टॉपिक आज मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी टॉपिक आपका बाहर से नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। तो आप सभी को यहां पर जो है चुपचाप बैठ जाना है। जितना भी बताया जा रहा है ध्यान से देखते रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि यही क्लास में ही सब कुछ आपको याद हो जाए, यानी कि आपको दोबारा केवल देखना पड़े बस। उसके बाद आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर आज इस लेक्चर में मैं आपको टोटल गद्य और पद्य के लगभग जो है 80 प्लस, लगभग आपको यहां पर 80 प्लस तो मैं आपको पहले बहुविकल्पी बताऊंगा जो कि आपके 10 नंबर के आते हैं, आप सभी को पता है। इसके अलावा साहित्यिक परिचय में आपको गद्य और पद्य दोनों में जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय आएगा आपका 5-5 नंबर का। 10 नंबर आपको यहां से तैयार करवाए जाएंगे। कहानी आपकी 5 नंबर की आएगी जहां पर उद्देश्य या सारांश आता है लिखने के लिए। खंड काव्य से आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ये आपको तैयार कराऊंगा। इसके अलावा पत्र यानी कि निबंध कैसे लिखना है ये तरीका पूरा बता दूंगा और कौन कौन से निबंध आपको तैयार करने हैं ये सारे टॉपिक आज की इस एक वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहां पर मैंने पहले ही बता दिया कि आज की ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको बिल्कुल भी यहां पर स्किप नहीं करना है। कोई भी बच्चा कमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, किसी को कमेंट नहीं करना है अभी। बस आप क्लास में जितना बताया जा रहा है उसको आप देखते रहिए सभी लोग। और यहां पर आप सभी को जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि आज मेरी मेहनत जो है यहां पर सफल हो जाए। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से जो आप सभी पेपर की तैयारी आपको कराई जाएगी। एक लाइन याद रखिएगा बस कि न थके हैं पांव अभी, न हिम्मत अभी हारी है, हम उस दौर के विद्यार्थी हैं जिनका लक्ष्य बोर्ड एग्जाम की तैयारी है। तो यहां पर आपको एक एक क्वेश्चन में आपको इस तरह से रटा दूंगा कि आपको पेपर में वो क्वेश्चन दिखते ही याद आ जाएगा कि क्या आपको यहां पर लिखना है। बस आपको साथ में यहां पर बने रहना है। वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके और यहां पर हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप सभी लोगों के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि प्रहार बैच का प्राइस मैंने बहुत ही कम कर दिया है और आपको यहां पर ये बैच अब हिंदी के लिए नहीं ज्वाइन करना है। अभी आपके मेन सब्जेक्ट तो सभी बाकी ही है। इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको सबसे कम समय में और बहुत ही अच्छे ढंग से यहां पर मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको एलवी क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लेना है या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बाद में जानकारी लेनी है, आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अभी आपको ध्यान देना है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग पढ़ेंगे हिंदी के जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहां पर मैं आपको गद्य और पद्य दोनों के यहां पर ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो पिछले 10 वर्षों में लगभग सबसे अधिक बार अब तक रिपीट हुए हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपका समय भी वेस्ट नहीं करूंगा, जितना कम समय में हो सकता है मैं आपको यहां पर सारे क्वेश्चन जो है वो रटाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहां पर ध्यान दीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है। यहां पर जो है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति याद रखिएगा यहां पर कौन सी है, पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र जो है आपकी ये वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। यहां पर मैं क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीट कर दूंगा ताकि क्वेश्चन आपको याद आ जाए, ये याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित जो कृति है वो कौन सी है आपकी, पृथ्वी पुत्र है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला यहां पर है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी यहां पर लेखक हैं। इनमें से यहां पर जो है किसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, तो याद रखिएगा किसके, मेरे विचार। यहां पर मेरे विचार इसके लेखक जो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यहां पर कि यशपाल कृति सिंहावलोकन ये रचना की विधा है, यानी कि आपको बतानी है कि ये जो है आपकी किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा ये किस विधा की रचना है, ये आपकी कहानी है। यहां पर जो है सिंहावलोकन जो है ये क्या है आपकी, ये कहानी है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आ जाइए यहां पर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निराला की साहित्य साधना, क्या बोला गया यहां पर, निराला की साहित्य साधना के लेखक यहां पर जो कौन है। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर निराला की साहित्य साधना इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी यहां पर निराला की साहित्य साधना इसके जो है यहां पर लेखक हैं। ये याद रखिएगा, गलती मत करिएगा कि आप यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लगा दें। ये आपको याद रखना है कि निराला की साहित्य साधना के जो लेखक हैं वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, ये आपको याद रखना है।
इसके अलावा आलोचनात्मक कृति जो है आपकी साहित्य सहचर, इसके लेखक कौन है? यहां पर आपको बताना है कि साहित्य सहचर के जो है लेखक कौन है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है यहाँ पर साहित्य सहचर के लेखक हैं। साहित्य सहचर का लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन यहां पर है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, ये तो आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए, किसे माना जाता है? सरहपा जी को। यहां पर हिंदी साहित्य का प्रथम कवि जो है वो सरहपा जी को माना जाता है। इसके अलावा आ जाइए अगला क्वेश्चन, नई कविता युग जो है की रचना है, यहां पर जो है नई कविता युग की रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख जो है आपकी ये नई कविता युग की रचना है। इसके अलावा यामा, ये बहुत पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये याद रखिएगा यामा जो है आपका महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका जो है महादेवी वर्मा द्वारा जो है यहाँ पर लिखी गई है यामा। बहुत पूछी जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा यामा के बारे में कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये महादेवी वर्मा के द्वारा जो है लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर जो सही विकल्प है आपका वो नई कविता युग की रचना कौन सी है आपकी? खुशबू के शिलालेख, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यहां पर कह रहा है, तो अगर मैं बात करूं तार सप्तक की, तो यहां पर इसके प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा प्रकाशन वर्ष। इसके अलावा आपको यहां पर चौथा, ये चारों एक बार आप याद कर लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रखिएगा। पहला जो आपका है यहां पर ये है 1943, पहला तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1943 में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वो आपका 1951 में हुआ था। तीसरा जो हुआ था ये आपका 1962 में हुआ था। याद रखना है आपको, चारों याद रख लेना है एक बार, कहीं भी कोई भी पूछा सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगला जो है आपका वो 1979 है। ये चारों तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको ये चारों याद रखना है। पहला मैंने क्या बताया 1943, दूसरा क्या बताया 1951, तीसरा 1959 और चौथा आपका है 1979। चारों याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखना है आपको। तो यहां पर क्या कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, कोई यहां पर बताया नहीं गया कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो अगर केवल प्रकाशन वर्ष लिख रहा है तो आपको पहला वाला बताना है, ये याद रखिएगा। यानी कि यहां पर आपको 1943, वैसे तो बाकी वैसे भी आपको विकल्प में यहां पर कोई नहीं मिल रहा है, तो यहां पर आपका 1943 जो है सही हो जाएगा। बाकी चारों याद रखने, पहला आपको मैंने बता दिया 1943, दूसरा आपको यहां पर बता दिया 1951, फिर 1959 और 1979 आपको ये यहां पर याद रखने हैं चारों। इसके बाद आ जाइए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका। यहां पर जो है इन चारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका बहुत पूछा जाता है। कवि वचन सुधा कौन सी है? यहाँ पर कवि वचन सुधा किसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये प्रकाशित पत्रिका है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर है कि रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? रीतिकाल की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या कह रहा है कि राज्य प्रशासित। इसके अलावा श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता, ये आप लोग याद रखिएगा कौन सी है? रीति निरूपणता, ये आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? इनके द्वारा संपादित पत्रिका बहुत फेमस है, आनंद कादंबिनी। कौन सी है? आनंद कादंबिनी। ये आपकी जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा जो है संपादित पत्रिका है। कभी कभी डायरेक्ट लिख के आएगा कि आनंद कादंबिनी जो है किसके द्वारा संपादित की गई है, कभी कभी प्रेम घन केवल लिखा रहेगा, कभी कभी पूरा नाम लिख के आएगा, ज्यादातर प्रेम घन ही लिख के आएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक, यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो ये सभी को रटा हुआ होना चाहिए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद देखिए अगला है अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? अशोक के फूल निबंध के लेखक याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है आपके अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। यहाँ पर अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहाँ पर मैं आपको चारों विकल्प इसलिए नहीं बता रहा हूं कि पेपर में जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा उसका आंसर आपको सीधे दिखना चाहिए, ठीक है। चारों विकल्प में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ सही वाला विकल्प आपको बताता हूं। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है यहाँ पर? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगला है कि प्रेमचंद
की कहानी का नाम, प्रेमचंद की कहानी का नाम कफन है। यहाँ पर प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है आपका? कफन। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा गुंडा भी पूछा जाता है कभी कभी। ये आपका जयशंकर प्रसाद की कहानी है। किसकी है? तो ये आपको याद रखना है। गुंडा जो है आपकी जयशंकर प्रसाद जी की यहाँ पर ये कहानी है। और बाकी जो आपसे पूछा गया है विकल्प में, तो यहाँ पर क्या कह रहा था? प्रेमचंद की कहानी। तो प्रेमचंद की कहानी कौन सी है आपकी? कफन। ये आप लोग याद रखना है। बाकी गोदान हो गई, गबन हो गई, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा विद्या निवास मिश्र जो है ये निबंधकार हैं। विद्या निवास मिश्र जो है ये निबंधकार है। ये आपको मेरे नाम से ही याद रखना है, ललित निबंध के, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मेरा नाम मिल जाएगा, ललित, बस मेरा नाम याद रखिएगा। विद्या श्रीनिवास मिश्र जो है ये किसका यहाँ पर कौन से निबंधकार हैं? तो ये जो है आपके ललित निबंध के यहाँ पर जो है निबंधकार हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो का रचना काल कौन सा है? पृथ्वीराज रासो जो है इसका रचना काल पूछा जा रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखना है इसका रचना काल जो है वो आपका वीर गाथा काल है। कौन सा काल है? वीर गाथा काल। इसे आदि काल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ पर आपको आदि काल मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। पृथ्वीराज रासो का जो है रचना काल कौन सा है आपका? वीर गाथा काल है। अगर यहाँ पर लेखक की बात की जाए तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर किसकी बात हुई है? यहाँ पर आपको ये 4 कवि दिख रहे हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के जो है इसमें से कवि कौन है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं ये आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। यहाँ पर जो है कबीरदास जी जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं सूरदास की, तो ये आपके जो है कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। ये आपको याद रखना है। ये जो है आपके कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हो जाएंगे आपके सूरदास। तुलसीदास की बात की जाए तो ये आपके रामाश्रयी यहाँ पर इसके कवि हैं। रामाश्रयी शाखा के कवि हो जाएंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पर दिया गया जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है तो ये आपके प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके प्रेमाश्रयी शाखा के कवि। तो यहाँ पर मैंने चारों बता दिए। यहाँ पर आपसे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि पूछा गया था, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि आपके कबीरदास जी हैं। ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। बाकी मैंने सभी के बता दिया कि तुलसीदास जो है आपके रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, सूरदास जी कृष्णाश्रयी के हैं और जायसी जो है वो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके अलावा आ जाइए, अगला मैं बात करूंगा कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम बताइए। यहाँ पर जो है कामायनी के पहले सर्ग की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कामायनी में जो टोटल सर्ग हैं वो कितने हैं आपके? 15। कामायनी में जो है टोटल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और प्रथम की बात हुई है तो प्रथम सर्ग है आपका चिंता। किसके द्वारा लिखा गया अगर इसकी बात हो तो यहाँ पर याद रखिएगा कामायनी के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक जो है आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर कामायनी के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। टोटल सर्ग कितने हैं? 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग कौन सा है आपका? तो वो चिंता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्या कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं। यहाँ पर जो है सुमित्रा नंदन पंत जो है ये आपके सुकुमार कवि हैं, यानी कि यहाँ पर इनमें से जो है कि किसके सुकुमार कवि हैं? प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के या फिर भक्ति के? तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो है ये आपके प्रकृति के जो है सुकुमार कवि हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो है ये आपके प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर है कि राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। किसकी बात हो रही है? राम की शक्ति पूजा। इस कविता के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता के जो रचयिता हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगला क्या कह रहा है कि कल्पलता के लेखक हैं। कल्पलता के लेखक जो है आपके वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आप लोग याद रखिएगा कि कल्पलता के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है ये कल्पलता के लेखक हैं। ये आपको याद रखना है।
इसके बाद आ जाइए, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। हरिशंकर परसाई की जो है जैसे उनके दिन फिरे, ये किस विधा की रचना है। विधा मतलब कहानी है, उपन्यास है, ये आपको बताना है। तो ये आपकी जो है कहानी है। कौन सी विधा है? कहानी है। जैसे उनके दिन फिरे किसके द्वारा लिखी गई है? हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है। ये आपकी एक कहानी है, आपको याद रखना है। अगला है आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक। आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक की बात हुई है, कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है, शायद ये रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन, याद रखिएगा। आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। जो मेरी असफलताएं हैं इसकी विधा बतानी है कि किस विधा की रचना है। तो ये एक आत्मकथा है, और ये किसकी आत्मकथा है? ये आपकी जो है बाबू गुलाब राय, आप लोग याद रखिएगा, ये जो है बाबू गुलाब राय की जो है आत्मकथा है। तो ये आपको याद रखना है, मेरी असफलताएं जो है आपकी, ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, और यहाँ पर जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक आपके सरदार पूर्ण सिंह हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। द्विवेदी युग के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर जो है सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह जी जो है ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर विनय पत्रिका किस काल की रचना है। तो विनय पत्रिका जो है ये आपकी भक्ति काल की रचना है। किस काल की रचना है? भक्ति काल की। कभी कभी इसके लेखक पूछा जाएगा, तो विनय पत्रिका के लेखक यानी कि कवि कौन है? तो इसके लेखक जो है आपके तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास। तो विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास हैं, और किस काल की रचना है? तो ये आपकी जो है यहाँ पर भक्ति काल की रचना है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर है कि छायावाद की विशेषता है। यहाँ पर आपको इनमें से छायावाद की विशेषता बतानी है। तो छायावाद की विशेषता जो है वो सौंदर्य और प्रेम है। यहाँ पर छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम। देखिए, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ा सा ज्यादा फास्ट लग रही हो कि मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, तो YouTube पर ऑप्शन दिया गया है, आप जाकर वीडियो की स्पीड कम करके भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर तेज इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा कि अगर आपको दोबारा वीडियो देखना हो तो रिवीजन करने में आपको समय ना लगे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज्यादा तेज है तो आप स्पीड कम करके भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य और प्रेम। इन पर जो है यहाँ पर यानी कि इन टॉपिक्स पर जो है छायावाद में बात होती थी। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है, यानी कि इनमें से जो है आपकी हरिऔध की रचना नहीं है, ये बताना है। जैसे कि मैं बात करूं, चुभते चौपदे, ये आपकी हरिऔध की रचना है। रस कलश ये भी है। वैदेही वनवास ये भी है आपकी। यहाँ पर अनग जो दिया गया ये आपकी जो है ये हरिऔध की रचना नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सी रचना नहीं है, तो ये अनग जो है आपकी ये हरिऔध जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये भी अभी आपको पता चल जाएगा आगे, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। कि निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है, इनमें से जो है कौन सा चंपू काव्य है ये आपको बताना है। तो चंपू काव्य जो है आपका ये है यशोधरा। कौन सा है? यशोधरा जो है आपका चंपू काव्य है। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ये जो है आपका मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है यशोधरा। ये आपका जो है एक चंपू काव्य है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर कह रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। इनमें ये क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप पढ़ लेंगे अष्टछाप के कवि हैं और गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अष्टछाप के कवि जो है वो नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, परमानंद जी हैं, गोविंद स्वामी भी हैं, ईश्वर दास, ये जो है आपके ये अष्टछाप के कवि जो है वो नहीं है। बाकी नंददास जी भी जो है वो अष्टछाप के कवि हैं, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा है। यहाँ पर जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, फेमस यहाँ पर याद रखिएगा, ये फेमस आत्मकथा है किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी कभी कभी विधा पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है क्या है? आत्मकथा है। अगर विधा पूछी जाए तो आत्मकथा है, लेखक पूछा जाए तो हरिवंश राय बच्चन है यहाँ पर, ठीक है।
इसके बाद आ जाइए अगला। अगला कह रहा है यहाँ पर कि विशस्य विस्मोधमम की गद्य विधा है, आपको यहाँ पर जो है विशस्य विस्मोधमम की गद्य विधा बतानी है। तो ये जो है एक नाटक है, और ये किसका नाटक है अगर बात करें तो ये भारतेंदु जी का यहाँ पर नाटक है। ये भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए राइटर पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है विशस्य विस्मोधमम जो है ये भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया एक नाटक है, ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला है यहाँ पर अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये लोग याद रखिएगा। कौन है इसके लेखक? इसके लेखक जो है वो अज्ञेय हैं, ये लोग याद रखिएगा कि अरे यायावर याद रहेगा, इसके जो लेखक हैं वो आपके अज्ञेय हैं, ये लोग याद रखेंगे। अगला ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, यहाँ पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह यहाँ पर जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा आलोक पर्व। आलोक पर्व जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है एक निबंध संग्रह है, आलोक पर्व, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से डायरी विधा के लेखक, आपको यहाँ पर जो है डायरी विधा के लेखक बताना है। तो डायरी विधा के जो लेखक हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह, ये आप लोग याद रखिएगा कि डायरी जो विधा है इसके लेखक आपके शमशेर सिंह बहादुर जी हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये तो आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए, पृथ्वीराज रासो, ये आपका जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है आपका पृथ्वीराज रासो, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायावाद की विशेषता, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अभी मैंने बताया था छायावाद में जो है सौंदर्य और प्रेम की जो है वो विशेषता थी, ये आपको याद रखना है। अगला आ जाइए कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यहाँ पर जो है इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है? पृथ्वी पुत्र, यहाँ पर याद रखिएगा परशुराम की प्रतीक्षा, ये जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, ये आपको यहाँ पर जो है इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला कह रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, अगर मैं बात करूं तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष की, तो यहां पर अभी मैंने आपको चारों बताए थे तार सप्तक, तो तीसरे की बात हुई है, इसका मतलब 1959। पहला मैंने क्या बताया था 1943, दूसरा मैंने बताया था 1951, तीसरा 1959 और चौथा आपका 1979 था। तो ये लोग याद रखिएगा, तो तीसरे की बात हुई है, इसका मतलब 1959 ये हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, कामायनी में सर्गों की संख्या मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही 15, कामायनी में टोटल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में टोटल सर्गों की संख्या जो है वो कितनी है? वो 15 है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर है 100 अजान 1 सुजान के लेखक, तो 100 अजान और 1 सुजान के लेखक जो है वो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, ये लोग याद रखिएगा। 100 अजान और 1 सुजान के लेखक जो है वो बाल कृष्ण भट्ट जी है, ये लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है पांडेय बेचन शर्मा, उग्र की कृति अपनी खबर, ये जो है किस विधा की रचना है? जो अपनी खबर है किसके द्वारा लिखा गया? पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई एक कृति है, और ये किस विधा की रचना है? तो अगर मैं बात करूं तो ये एक आत्मकथा है, ये आप लोग याद रखिएगा। अपनी खबर ये जो है आपकी एक आत्मकथा है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि कवि वचन सुधा के संपादक, इसके संपादक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ये लोग याद रखिएगा। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह जो है ये किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह जो है आपके ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह जो है वो किस युग के लेखक हैं? ये आपके जो है यहाँ पर द्विवेदी युग के लेखक है, तो ये आपको याद रखना है किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। अगला यहाँ पर है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना जो है वो आपकी कुटज है, यहाँ पर याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? कुटज, ये आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला यहाँ पर है कि अज्ञेय जी की रचना है, इनमें से जो है अज्ञेय जी की रचना कौन सी है? तो अज्ञेय जी की रचना जो है आपकी हरी घास पर क्षण भर,
हरी घास पर क्षण भर, ये जो है आपकी अज्ञे जी की रचना है, ये लोग याद रखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। किस काल को यहाँ पर जो है पूर्व मध्य काल, यानी कि यहाँ पर जो आपका भक्ति काल होता है, इसे पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी कहीं कहीं पर इसे स्वर्ण काल के नाम से भी पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा कि अगर स्वर्ण काल की बात हो जाए तो यहाँ पर जो है भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आ जाइए, अगला यहाँ पर है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संतम सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर किस पर मिला था, तो अगर बात की जाए तो चिदम्बरा, इस पर जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था, तो ये जो है आपका 1968 यानी कि 1968 में जो है यहाँ पर चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। इसके अलावा आ जाइए, कामायनी में सर्गों की संख्या, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था कामायनी में सर्गों की संख्या 15, किसके द्वारा लिखा गया, जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला है रीति मुक्त कवि हैं, यहाँ पर जो है इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो रीति मुक्त कवि हैं, इसकी बात हुई है। तो रीति मुक्त कवि जो है वो आपके घनानंद जी जो हैं ये आपके रीति मुक्त कवि हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और अगर केशव दास की बात की जाए तो ये रीतिबद्ध कवि हैं, कभी कभी रीतिबद्ध कवि पूछा जाता है, तो रीतिबद्ध कवि में केशव दास आपके हैं, ठीक है, और रीति मुक्त कवि में आपके घनानंद जी हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर है कि भारत की एकता के लेखक हैं, तो भारत की एकता के लेखक जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि भारत की एकता के लेखक जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अगला अगला यहाँ पर है कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। यहाँ पर मेरे पिताजी, इसकी विधा जो है वो एक संस्मरण है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये आप लोग याद रखिएगा। मेरे पिताजी के जो लेखक हैं वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। जो साहित्य सहचर है ये किस विधा की रचना है, तो साहित्य सहचर जो है ये एक आलोचना है, याद रखिएगा। साहित्य सहचर किस विधा की रचना है, तो ये आपकी जो है एक आलोचना है, किसके द्वारा लिखी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है लिखी गई है। इसके बाद अगला लिखा है जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है। क्या पूछा गया आपसे कि जैसे उनके दिन फिरे, यहाँ पर जो है किसका कहानी संग्रह है, तो ये आपका हरिशंकर परसाई जी का जो है कहानी संग्रह है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जैसे उनके दिन फिरे ये आपका जो है हरिशंकर परसाई जी का जो है कहानी संग्रह हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। कामायनी अभी मैंने बताया था जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई, आपको याद होगा कामायनी किसके द्वारा लिखी गई थी, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। और यहाँ पर क्या कह रहा था कि जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, बाकी आपकी साहित्य और समाज ये इन्हीं की रचना है। मेरे विचार ये आपको मैंने अभी बताया ही था पहले। और यहाँ पर वैचारिकी शोध और बोध ये आपकी जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचनाएं हैं, लेकिन कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, यानी कि रचित है। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है आपकी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का जो है प्रथम महाकाव्य यहाँ पर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है आपका ये खड़ी बोली का पहला यहाँ पर जो है महाकाव्य है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आ जाइए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब भी याद होगा मैंने एक जगह बताया था अनग, जो वहां पर मैंने बताया था आपको पता चल जाए किसकी रचना है, तो अनग यहाँ पर जो है ये आपकी किसकी रचना है, ये आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना यहाँ पर कौन सी है, अनग, ये आपकी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी। अगला कह रहा है कामायनी में महाकाव्य सर्गों की संख्या, ये फिर रिपीट हो गया है 15, ये आपको याद है। अगला आ जाइए, कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर
पुरस्कार मिला था। अभी मैंने यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आपको बताया था। यहाँ पर जो है कौन सा पुरस्कार मिला था इनको, जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये जो है किस पर मिला था, चिदम्बरम पर मिला था। तो ये आपको याद रखना। और कब मिला था, मैंने ये भी आपको बताया था कि 1968 में जो है इनको चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार, ये जो काव्य संग्रह है इसके रचनाकार कौन है, कितनी नावों में कितनी बार, इस काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि कितनी नावों में कितनी बार जो है इस काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला यहाँ पर क्या कह रहा है कि कला और संस्कृति के लेखक, तो कला और संस्कृति के जो लेखक हैं ये आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो है ये कला और संस्कृति के जो है लेखक हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो है ये कला और संस्कृति के लेखक हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना, तो इनकी रचना है महके आंगन चहके द्वार। कौन सी रचना है, महके आंगन चहके द्वार। ये आपका जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जो है वो रचना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, महके आंगन चहके द्वार जो है ये कन्हैया लाल मिश्र की जो है वो रचना हो जाएगी। अगला यहाँ पर कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। आपको इसकी विधा बतानी है कि निबंध है, उपन्यास है, रेखाचित्र है या फिर आत्मकथा है। तो अगर मैं बात करूं बाण भट्ट की आत्मकथा यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ से आप इसको देखकर जो है आत्मकथा मत टिक कर दीजिएगा, ये याद रखिएगा ये एक उपन्यास है। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है इसकी विधा अगर पूछी जाए तो ये क्या है, ये एक उपन्यास है। ये आपको याद रखना है, इसको आत्मकथा आप नहीं बताएंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह, हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह कह रहा है। तो हरिशंकर परसाई के निबंध की बात की जाए तो तब की बात जो है वो और थी, तब की बात जो है और थी। ये आपका जो है हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला यहाँ पर है भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं, भाषा और आधुनिकता के लेखक आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये जो है आपके भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है। यहाँ पर जो है गीत संकलन पारिजात जो है ये आपकी किसकी कृति है। तो अगर मैं बात करूं पारिजात की तो ये आपका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी जो है यहाँ पर कृति है। ये आप लोग याद रखिएगा, पारिजात जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की जो है यहाँ पर कृति है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है यहाँ पर कि मैथिली शरण गुप्त का पहला जो है महासंग्रह है। तो अगर मैं बात करूं मैथिली शरण गुप्त के पहले महाकाव्य संग्रह की तो ये है भारत भारती। पहला काव्य संग्रह जो है ये कौन सा है आपका, भारत भारती, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये प्रकाशन वर्ष अगर मैं बात करूं तो 1912-13 था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त का पहला महाकाव्य जो है आपका वो भारत भारती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, जयशंकर प्रसाद जी की जो है इनमें से कौन सी काव्य कृति है, याद रखिएगा चित्राधार। ये चित्राधार जो है आपकी जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है, ये लोग याद रखिएगा चित्राधार। इसके अलावा आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। किस पुरस्कार की बात हो रही है, यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही। तो ये पुरस्कार जो मिला था इन्हें, ये कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। किस पर मिला था, कला और बूढ़ा चांद पर जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। इसके बाद आ जाइए अगला कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में
कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे, इनके संपादन में जो है कुल कितने यहाँ पर जो है वो सप्तक प्रकाशित हुए थे। अभी मैंने आपको बताया थे यहाँ पर जो है 4 सप्तकों का प्रकाशन वर्ष, तो कितने यहाँ पर प्रकाशित हुए थे, ये 4 जो है यहाँ पर प्रकाशित हुए थे, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, ये आपका क्वेश्चन शायद वही रिपीट हुआ है, यहाँ पर 4 सप्तक जो है ये आपके प्रकाशित हुए थे। इसके बाद शायद वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है आपके कि माता भूमि के लेखक, माता भूमि के जो है लेखक आपको बताना है। तो माता भूमि के लेखक जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। माता भूमि के लेखक जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो ये आपको याद रखना है, माता भूमि के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसके अलावा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यहाँ पर जो है इनमें से डॉक्टर यहाँ पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना विचार प्रवाह है। कौन सी रचना है, विचार प्रवाह। विचार प्रवाह जो है ये आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, इनमें से जो है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं साहित्य और समाज, ये इन्हीं की रचना है। यहाँ पर जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भी इन्हीं की है। वैचारिक शोध और बोध, ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये भी इन्हीं की रचना है। मतलब हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो है यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस कृति के जो है वो रचनाकार आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये आप लोग याद रखिएगा। क्या यहाँ पर दिया गया है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस कृति के जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इसके बाद आ जाइए अगला, कह रहा है कि निम्न में से कृति और उनके रचनाकार का सही युग्म बताइए। यहाँ पर कृति दी गई है और यहाँ पर उसके रचनाकार दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। कला और संस्कृति जैनेन्द्र कुमार, ये आपका गलत है, अभी मैंने आपको बताया था। सोच विचार, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर दिया है परति परिकथा, ये आपका फणीश्वर नाथ रेणु, ये आपका बिल्कुल सही है। परति परिकथा जो है ये आपका फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये आपका सही है, ये उनकी रचना है और ये उसके रचनाकार है। यहाँ पर इसके रचनाकार आगे दिए ही नहीं गए हैं आपके, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, अगला कह रहा है कि रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है। रीतिकालीन जो है महाकाव्यात्मक कृति, ये जो है आपकी रामचंद्रिका है। कौन सी है यहाँ पर, रामचंद्रिका, इसको जो है रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कृति के नाम से जो है जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला कह रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये तो आप सभी को रटा हुआ होगा, मैंने चारों बता दिए थे। कौन सा है तीसरा सप्तक, 1959, ये आपका जो है तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। छायावादी कवि जो है इनमें से कौन से हैं जो नहीं है पूछ रहा है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर राम कुमार वर्मा, ये आपके छायावादी कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं, महादेवी वर्मा हैं, मैथिली शरण गुप्त, ये आपके छायावादी कवि नहीं है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी, वो भी आपके छायावादी कवि हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो छायावादी कवि यहाँ पर कौन नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त, ये जो है छायावादी कवि जो है वो नहीं है। अगला यहाँ पर है कि चांद का मुंह टेढ़ा, इस कविता संग्रह के रचनाकार, तो चांद का मुंह टेढ़ा इस कविता के रचनाकार जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है, चांद का मुंह टेढ़ा इसके रचनाकार जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर है मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो काव्य कृति है इसमें से याद रखिएगा सिद्धराज है। कौन सी है, सिद्धराज, ये आपका जो है मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने 80+ आपको बताया थे ऑब्जेक्टिव, 80 आपके लगभग हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको आगे भी कुछ बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि विचार और वितर्क, क्या कह रहा है कि विचार और वितर्क के लेखक कौन है। तो विचार और वितर्क के जो लेखक हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये लोग याद रखिएगा।
विचार और वितर्क के जो लेखक हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है यहाँ पर विचार और वितर्क के लेखक। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल रचयिता हैं किसके, तो याद रखेगा कल्प वृक्ष। इसके रचयिता जो है कल्प वृक्ष के ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है ये कल्प वृक्ष के रचयिता हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ब्राह्मण पत्र के संपादक, तो ये तो इसके संपादक जो है वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ब्राह्मण पत्र के संपादक जो है वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधुनिक गद्य का जनक जो है वो किसे माना जाता है, तो आधुनिक गद्य का जनक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विकल्प नंबर 4 यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो है आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है। ये लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि आधुनिक गद्य का जनक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को यहाँ पर जो है वो माना जाता है। अगला कह रहा है कि आलोक पर्व की विधा है, तो आलोक पर्व जो है आपका ये एक निबंध संग्रह है। आलोक पर्व क्या है आपका, ये जो है एक निबंध संग्रह है। तो ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है, ये तो आपको मैंने बताया ही था सरहपा को। तो यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि जो है वो सरहपा जी को यहाँ पर माना जाता है। तो ये आप सभी लोग यहाँ पर जो है याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है अधकिला फूल रचना की विधा है। अधकिला फूल जो है ये रचना की विधा बतानी है, यानी कि नाटक है, उपन्यास है या काव्य है या फिर चंपू काव्य है। तो ये आपका एक उपन्यास है। अधकिला फूल जो है आपका ये यहाँ पर एक उपन्यास है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैथिली शरण गुप्त की रचना आपकी अनघ, ये आपका दोबारा से रिपीट हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना अनघ मैंने आपको बता दिया था सभी को। नई कविता युग की रचना, यहाँ पर जो है नई कविता युग की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रलय सृजन। ये आपका जो है नई कविता युग की रचना है आपकी प्रलय सृजन, और किसकी है, शिव मंगल की। आप लोग याद रखिएगा शिव मंगल की जो है प्रलय सृजन ये नई कविता युग की रचना है। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। लगभग मैंने आपको 80+ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताए थे, वो मैंने सभी कंप्लीट करा दिए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने बताए हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक बार अब तक रिपीट हुए हैं। तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है, कहीं पर कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी तक आपको जो बताया गया है इससे आप लगभग 10 अंकों की तैयारी लगभग कर सकते हैं, क्योंकि आपको गद्य और पद्य में 10 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जीवन यानी कि साहित्यिक परिचय के बारे में। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप सभी को पता है जो साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है वो आपका गद्य से लेखक का और पद्य से कवि का आता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट लेखक के जो है वो साहित्यिक परिचय बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको मुख्य पॉइंट याद रखने, हो सकता है कम विजिबल हो तो याद रखिएगा। यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले ये आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको यहाँ पर जो है वो साहित्यिक परिचय तैयार करना है। इनके विशेष पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से एक बार दोबारा से वीडियो देखकर रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा रटना नहीं है, आपको मेन की फीचर ही आपको वहां पर पढ़ने हैं, बस इतना याद रखिएगा। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो ये सन 1907 में। देखिए इसके लिए आप अलग टेबल बनाकर भी आप जन्म कब हुआ था, उनकी प्रमुख कृतियां क्या है, ठीक है, कहां से शिक्षा ग्रहण की, ये आप एक अलग टेबल में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि आपको प्रारूप मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको विशेष पॉइंट बता रहा हूँ, उन्हीं को आपको याद करना है। तो जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, बलिया जिले के जो है दुबे का छपरा नामक ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, श्री अनमोल दुबे था इनके पिताजी का नाम।
और इनके पिताजी जो थे वो संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। इनके पिता जो थे वो यहाँ पर संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। और द्विवेदी जी ने जो है वो काशी विश्वविद्यालय से, कहाँ से, काशी विश्वविद्यालय से जो है ज्योतिषाचार्य, इसके अलावा साहित्याचार्य की परीक्षाएं जो है वो उत्तीर्ण की है। और इसके अलावा सन 1940 से 1950 ईस्वी तक जो है शांति निकेतन में अध्यापन कार्य किया है, यानी कि वहां पर जो है इन्होंने 10 वर्षों तक टीचिंग की है। और इन्होंने कई विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर भी जो है ये कार्य किया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ है, सन 1979 यानी कि 1979 में जो है इनका यहाँ पर जो है वो निधन हुआ है। तो मैंने जो टेबल बताई है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको शुरुआत में ही जब निबंध लिखना होगा तो सबसे पहले आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और उसी के नीचे आपको एक टेबल यानी कि बॉक्स बना देना है ऐसे, जिसमें एक तरफ आप लिखेंगे जन्म, इसके अलावा मृत्यु या फिर निधन, ठीक है, इनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, ये विशेष विशेष पॉइंट आप लिख दीजिए। उसके बाद उसी के सहारे आपको ये लैंग्वेज अपनी लिखते जाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है ये चीजें, ठीक है, ये याद रखिएगा। बस उसी क्रम में आपको यहाँ पर लिखना है। अब इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या है, तो अगर मैं बात करूं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य के जो है ये निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं ये संपादक थे। और इन्होंने जो है वो विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का जो है संपादन भी किया है। यहाँ पर जो है इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का जो है वो संपादन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जो है यहाँ पर पद्म भूषण और इसके अलावा मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी जो है इनको सम्मानित किया गया था। और इनकी जो साहित्य है इसके प्रति विशेष रुचि थी और इनका स्वभाव व आचरण जो है वो अत्यंत कोमल यानी कि बहुत ही सरल था। ये लोग याद रखिएगा, कभी भी किताबी लैंग्वेज याद नहीं करनी है, उसको आप अपनी भाषा में सिंपल तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो विशेष चीजें हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा इनकी कृतियों की, कौन कौन सी इनकी कृतियां हैं जो यहाँ पर आपको तैयार करना है। जैसे कि मैं बात करूं उपन्यास, अब वहां पर अगर आपको ये सारे हेडिंग नहीं याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इनकी कुछ कथाएं याद कर लीजिए, वही आपको लिख देनी है। जैसे कि उपन्यास कौन सी है आपकी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। वैसे भी ये याद रहेंगे, तो अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना तो भी आप इससे बता सकते हैं कौन से उपन्यास इनके हैं। इसके अलावा निबंध संग्रह की बात की जाए तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। और अगर मैं बात करूं इतिहास ग्रंथ की तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और इसके अलावा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये जो है यहाँ पर इतिहास ग्रंथ है इनके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनुदित रचनाएं इनकी तो प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह और प्रबंध कोश आदि ये सभी इनकी रचनाएं हैं। संपादित ग्रंथ की बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो, इसके अलावा नाथ सिद्धों का बनिया, संदेश राशक, तो ये सारी कृतियां जो है आपको यहाँ पर इनकी तैयार करनी है, जो विशेष रूप से आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक आपको तैयार करना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसको आप स्वयं से एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। एक और मैं आपको बता रहा हूँ पूरा डिटेल में, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ये भी इस बार की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का और एक वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बता देता हूँ। बाकी आपको एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ विशेष विशेष पॉइंट एक बार देख लेने हैं सभी को, ठीक है, छोड़ना नहीं है, बस ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं वासुदेव शरण अग्रवाल की तो इनका जन्म जो है वो 7 अगस्त 1904 ईस्वी को कहाँ हुआ था, लखनऊ के मेरठ जिले के जो है वो खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था, खेड़ा नामक ग्राम में 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में लखनऊ के मेरठ जिले के यहाँ पर खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे, इसलिए इनकी बाल्यावस्था जो है यहाँ पर लखनऊ में ही व्यतीत हुई है। और लखनऊ विश्वविद्यालय से 1929 में इन्होंने एमए की परीक्षा यहाँ पर जो है वो उत्तीर्ण की। एमए यानी कि यहाँ पर बात हो रही है परास्नातक की, ठीक है, इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। यहीं से इन्होंने जो है पीएचडी और इसके अलावा डी.लिट की उपाधि भी जो है यहाँ पर प्राप्त की है। और इन्होंने जो है पाली, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति, पुरातत्व का गहन अध्ययन जो है इन्होंने
किया है। इसके बाद आप इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके अतिरिक्त बहुत सी संस्थाओं के सभापति भी जो है ये रहे और ये उच्च कोटि के विद्वान हिंदी जगत के जाने माने लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी सन 1967 ईस्वी को जो है इस संसार को छोड़कर चले गए। मतलब इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त 1904 को हुआ था। इनका निधन कब हुआ? 1967 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान क्या था इनका? लखनऊ के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ये लखनऊ में ही रहते थे। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनकी बाल्यावस्था में ही जो है इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली? लखनऊ में ही ली। लखनऊ के विश्वविद्यालय से ही इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, वहीं से इन्होंने पीएचडी किया। ये सभी उपाधियां इन्होंने प्राप्त की। तो ये विशेष विशेष पॉइंट आपको इसके तैयार करने हैं, ठीक है। इसके अलावा अग्रवाल जी ने अपना पूरा नाम जो है वो साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में लिखने में जो है वो व्यतीत कर दिया और इनकी जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। इनकी भाषा कैसी थी? वो खड़ी बोली थी। हिंदी में जो रचनाएं लिखने के बाद उन्हें संस्कृत में निबंध, इसके अलावा ग्रंथ, अध्याय, अनुवाद लिखने का शौक था और इन्होंने अपना जीवन जो है वो साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया और इन्होंने अपनी कई प्रचलित कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया है और इन्होंने प्राचीन महापुरुषों यानी कि श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि जो है आधुनिक दृष्टिकोण से जो है बुद्ध संगत चरित्र चित्रण जो है इसका प्रस्तुत किया। इनका निधन पहले ही बता दिया गया 1967 ईस्वी में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब आपको पता है कुछ प्रमुख कृतियां अक्सर पूछी जाती हैं, तो कृतियां आपको तैयार होनी चाहिए सभी की, ठीक है। तो अगर कृतियों की बात की जाए तो निबंध की मैं बात करूं तो पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता, मातृभूमि, इसके अलावा भारत की एकता और वेद विद्या, कला और संस्कृति इत्यादि, ये सभी जो है इनके निबंध संग्रह हैं। इसके अलावा अगर मैं आलोचना की बात करूं तो यहाँ पर जो है पद्मावत की संजीवनी, व्याख्या, हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन, इसके अलावा शोध ग्रंथ की बात की जाए तो पाणिनिकालीन भारत, ये आप यहाँ पर जो है इसके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख लेखकों के साहित्यिक परिचय के बारे में आपको बता दिया। लगभग मैंने 2 आपको कंप्लीट बता दिए, एक मैंने आपको बता दिया जो एक बार आपको पढ़ लेना है। अब मैं बात करूंगा कवि की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 5 नंबर का आपका लेखक का आएगा साहित्यिक परिचय और 5 नंबर का आपका कवि का आएगा। तो यहाँ पर तो अगर आपने 2 विशेष रूप से, एक जयशंकर प्रसाद का, एक महादेवी वर्मा का अगर तैयार कर लिया तो लगभग इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिले तो आप थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर के बारे में भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप स्वयं तैयार करिएगा। बाकी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा का एक बार मैं पूरा आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। ये भी आपको तैयार करना है, ये याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, बाकी आप अपने आप स्वयं भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो कब हुआ था? ये आपका 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में इनका जन्म जो है यहाँ पर हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखा महादेवी वर्मा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पिता यानी कि इनके पिता का नाम जो था वो गोविंद प्रसाद और माता का नाम जो है वो हेमरानी था। पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी था, जो अत्यंत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। इनकी माता जो थी वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में हुई। जब कक्षा 9 की छात्रा थी तब इनका विवाह जो है वो स्वरूप नारायण वर्मा के साथ जो है हो गया था और वर्मा जी के हाथ में जो है हरी हरी चूड़ियां अधिक दिनों तक जो है वो नहीं खनक सकी और इन्हें जो है एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ा। मतलब यहाँ पर जो है इनका विवाह जिससे हुआ था उनका देहांत हो गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, अगर ये आप नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई जारी रखी और इन्होंने जो है यहाँ पर
याद रखिएगा क्या बताया गया, प्रयाग महिला विद्यापीठ महाविद्यालय से एमए की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की, और यहाँ पर कुछ समय के बाद ये जो है महिला विद्यापीठ महाविद्यालय की प्रधानाचार्य जो है वो नियुक्त हुई, और इन्होंने हिंदी साहित्य में अपूर्व योगदान जो है वो किया है, यानी कि महायोगदान किया है। इनकी साहित्यिक सेवा जो है सन 1982 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध रचना यामा, अभी मैंने यामा के रचनाकार आपको बताया था महादेव वर्मा, तो इनकी ये प्रसिद्ध रचना यामा पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब? 1982 ईस्वी में जो है इनको प्रसिद्ध रचना यामा पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इनको प्रदान किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध रचना आपकी रश्मि, निहार, इसके अलावा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार जो है इस पर प्रदान किया गया था, और हिंदी साहित्य के अन्य उत्कृष्ट पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 11 सितंबर 1987 को जो है यह महान कवियों के पंचतत्व में विलीन हो गई, मतलब इनका निधन हो गया। कब? 11 सितंबर 1987 को। अब इनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात की जाए तो महादेवी जी ने जो है गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं लिखी, इन्होंने गद्य में भी रचना लिखी है, पद्य में भी रचना लिखी है। तो अगर मैं काव्य संग्रह ग्रंथ की बात करूं तो इनके निहार हो गया, रश्मि हो गई, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, इसके अलावा आधुनिक कवि और यहाँ पर संधिनी, ये सभी इनके काव्य ग्रंथ हैं। और अगर इनके गद्य ग्रंथ की बात की जाए तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, इसके अलावा पथ के साथी, ये सभी इनके जो है वो गद्य यहाँ पर ग्रंथ हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी मैंने दूसरा आपको बता दिया, जयशंकर प्रसाद जी का आपको यहाँ पर तैयार करना है। ये जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, इन दोनों में से एक आपको पेपर में देखने को जरूर मिल जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो छायावाद के प्रवर्तक यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म था वो कब हुआ था? 1890 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था, और इनको जो है काशी नामक नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? काशी नामक नगर में जो है 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी ये गांव में हुई थी, और इन्होंने जो है विद्यालय शिक्षा को छोड़कर जो है घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला इत्यादि भाषाओं का जो है अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पर? घर पर ही। और आप सभी लोग जानते हैं आजकल तो आपको सभी को नेट पर सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, पहले तो नेट पर भी नहीं मिलता था, बुक से ही सब कुछ पढ़ना पड़ता था, फिर भी इन्होंने जो है घर पर रहकर इतनी सारी भाषाएं सीख ली, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला इत्यादि। आप लोगों को आजकल अपनी भाषा समझने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो ये सब देखिए कितना लोग यहाँ पर मेहनत करते थे पहले, उसी तरीके से अब आपको पेपर में मेहनत करनी है, इतना याद रखिएगा। और इनकी अल्प आयु में ही जो है इनके पिता का देहांत भी हो गया था, जिसके कारण जो है घर का संपूर्ण कार्यकाज इनके कंधों पर आ गया था, और पारिवारिक बोझ को धारण करके जो है इन्होंने अति कठोर काव्य साधना की, इन्होंने जो है बहुत ही कठोर काव्य साधना की। और इनकी प्रथम रचना सन 1906 ईस्वी में सावन पंचक, पहली रचना कौन थी? सावन पंचक नाम से जो है भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? भारतेंदु पत्रिका में। और छायावाद की प्रथम रचना जयशंकर प्रसाद जी की जो है सन 1918 ईस्वी में प्रथम प्रभात यानी कि झरना काव्य संग्रह में जो है ये प्रकाशित की गई थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की जो है सुप्रसिद्ध रचना और छायावाद का महाकाव्य जो है ये कामायनी यानी कि सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी कामायनी आपकी? जिसमें मैंने बताया था टोटल 15 सर्ग थे, अभी आपको मैंने बताया था पहला सर्ग चिंता था, ठीक है, प्रकाशित हुई थी। और इसकी प्रसिद्धि पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से जो है वो अलंकृत किया गया था। और भाव और कला, अनुभूति और अभिव्यक्ति, वस्तु और शिल्प सभी क्षेत्रों में जो है प्रसाद जी ने युगांतरी परिवर्तन किया, और साहित्य और समाज की सेवा करते हुए जो है इन्होंने 1937 ईस्वी में इनका ज्ञान स्वर्गवास यहाँ पर जो है वो हो गया था। 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ था। अगर इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो इन्होंने जो है यानी कि गद्य और पद्य में अपनी लेखनी
चलाई, यानी कि इन्होंने भी जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखी रचनाएं। अगर मैं काव्य संग्रह की बात करूं तो इन्होंने उर्वशी, आंसू, लहर, कानन कुसुम, झरना, प्रेम पथिक, इसके अलावा कामायनी और चित्राधार, इसके अलावा अगर नाटक की बात की जाए तो सज्जन, इसके अलावा विशाख, कल्याणी परिणय, इसके अलावा प्रायश्चित, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, इसके अलावा कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ और अजात शत्रु, इतने सारे नाटक यहाँ पर इन्होंने लिखे। इसके अलावा इन्होंने निबंध जो लिखे वो काव्य और कला। इसके अलावा महाकाव्य कौन सा था? कंकाल, तितली, इरावती। ये बहुत पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, तो याद रखिएगा तितली। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। कहानी संग्रह की बात की जाए तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, ये सभी आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। बाकी पहले ही मैंने आपको एक बता दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर, इसको भी आपको एक बार देख लेना है विशेष तौर पर। ठीक है, कि अगर मान लीजिए उन दोनों में कहीं कुछ गड़बड़ होता तो ये आपको देखने को जरूर मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, बाकी उन दोनों में निश्चित है लगभग एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, तो अब यहाँ पर मैं आप सभी को जो है इंपॉर्टेंट कहानी से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। इससे जो क्वेश्चन आएगा आपका टोटल 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। इसमें जो कहानी आती है उसका उद्देश्य या फिर आपसे सारांश बोला जाएगा। तो चाहे तो आप कोई भी 2 कहानियों के उद्देश्य या सारांश तैयार कर लीजिए, या फिर एक ऑप्शन है तीनों कहानियों के केवल आप उद्देश्य तैयार कर सकते हैं, तो आपको उन्हीं में से एक का उद्देश्य आपको लिखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर तीनों कहानियों के इंपॉर्टेंट उद्देश्य जो है वो बहुत ही कम शब्दों में, लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना रहता है, उतने ही शब्दों में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना है, बस आपको रटना नहीं है कुछ भी, ध्यान से आप सुनते जाइए। जितना भी लिखा है मैं उसको ध्यान से आराम से पढ़ रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनते चलिए। ठीक है, और उसको अपनी लैंग्वेज में वहां पर अच्छे से डिटेल में लिख देना है। तो सबसे पहले बात करूंगा बहादुर कहानी के उद्देश्य की। इस कहानी का क्या उद्देश्य है वही यहाँ पर बताया गया है कि इस कहानी का जो उद्देश्य है वो समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। ये अब इसका मुख्य पॉइंट इतना याद रखना है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया कि समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। ये आपको बताया जा रहा है। शोषितों के प्रति, यानी कि जो शोषित किए जा रहे हैं उनके प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार, इसके अलावा ऊंच नीच के भेद के कारण जो है वो दिलों में पड़ी दरार को जो है वो भर देता है। और यहाँ पर आधुनिक समाज जो है ये झूठे प्रदर्शन और शानो शौकत इसमें विश्वास करता है। आप सभी को पता है आजकल सभी लोग जो है अपनी झूठी शानो शौकत को प्रदर्शित करने में लगे रहते हैं। तो वही बताया गया कि आधुनिक जो समाज है ये झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में जो है ये विश्वास रखता है, और वह जो है बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। किस तरह की जिंदगी जीना पसंद करता है? बनावटी जिंदगी जो है जीना पसंद करता है। कहानीकार ने जो है निम्न वर्ग के प्रति जो है वो सहानुभूति रखते हुए, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं, उन पर जो है जो कहानीकार है जिन्होंने इस कहानी को लिखा है उन्होंने जो है उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को जो है समझा है। और यहाँ पर जो है कथा नायक बहादुर भी जो है इन्होंने मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का यहाँ पर जो है ये भूखा है। इन्होंने बताया मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप जो है उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को जो है पश्चाताप का अनुभव होता है और वे स्वयं को जो है दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का जो है यहाँ पर मुख्य उद्देश्य दोनों हृदयों का परिवर्तन कर सबके प्रति सहानुभूति से जो है व्यवहार बनाए रखने का जो है संदेश दिया है इस बहादुर कहानी में। तो ये आपको उद्देश्य एक बार ध्यान से जो है दोबारा से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा पंच लाइट कहानी का उद्देश्य अगर मैं बात करूं तो इस कहानी का क्या उद्देश्य मैंने क्या बताया, चाहे तो आप सारांश और उद्देश्य दोनों तैयार करिए या फिर तीनों कहानी के केवल उद्देश्य पढ़ लीजिए, क्योंकि एक उद्देश्य आएगा एक सारांश आएगा। ठीक है, तो उसमें से आपको मिल जाएगा। अगला क्या कह रहा है इसमें ध्यान दीजिए, पंचलाइट कहानी का क्या उद्देश्य है कि सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार जो है यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है पंचलाइट कहानी में ग्रामीण अंचल वास्तविक चित्र खींचा है। ठीक है, ग्रामीण अंचल का जो है एक वास्तविक चित्र प्रदर्शित किया है।
आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को जो है ये अनावश्यक सिद्ध कर देती है। मतलब अगर किसी चीज की कोई आवश्यकता है, किसी को कोई जरूरत है, तो जरूरत जो है ये बड़े से बड़े संस्कार और निषेधों को जो है ये अनावश्यक साबित कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर जो है कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को जो है इन्होंने स्पष्ट किया है। और यहाँ पर बताया गया है कि गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां जो है वो माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध जो है वो हटा दिए जाते हैं तथा उसे मन चाहे आचरण की जो है वो छूट दे दी जाती है। और ग्रामवासी जाति के आधार पर जो है वो अनेक टोलियों में बट जाते हैं और वह आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से जो है वो भरे रहते हैं। और इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और साथ ही साथ कहानीकार ने जो है अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी जो है इन्होंने प्रदर्शित की है। तो ये आप यहाँ पर जो है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य जो है वो बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी तीसरी कहानी है ध्रुव यात्रा। अगर आप तीनों के उद्देश्य याद कर लेते हैं तो आपको सारांश तैयार करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां मैं इसीलिए तीनों के उद्देश्य आपको बता देता हूं। अब ध्यान दीजिए, अगला अगर मैं बात करूं तो ध्रुव यात्रा में क्या बताया गया कि ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा जो है लिखित एक मनोवैज्ञानिक और यहाँ पर जो है मार्मिक कहानी है। ये जो है एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इसमें जो है मानवीय संवेदना को, इसके अलावा मनोवैज्ञानिक तथ्य और दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जो है जन्म दिया है। और प्रस्तुत कहानी में जैनेन्द्र जी ने बताया है कि यहाँ पर प्रेम जो है ये एक पवित्र बंधन है। प्रेम जो है ये एक पवित्र बंधन है और विवाह जो है ये एक सामाजिक बंधन है। प्रेम आपका एक पवित्र बंधन है और विवाह जो है एक सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को जो है वो लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है और प्रेम में जो है वो पवित्रता होती है और विवाह में जो है स्वार्थता होती है। प्रेम में हमेशा पवित्रता होती है और विवाह में क्या होती है, स्वार्थता। और इसके अलावा प्रेम की पवित्रता को जो है आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। और अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में जो है कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है, ये लोग याद रखिएगा। और कहानीकार के अनुसार व्यक्तित्व की अपेक्षा सार्वभौमिक और इसके अलावा अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है और प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का जो है मुख्य उद्देश्य है, जिसमें यहाँ पर जो है कहानीकार को जो है पूर्ण सफलता मिली। जो कहानीकार है उनको यहाँ पर जो है प्रेम को प्रदर्शित करने में पूर्ण सफलता यहाँ पर मिली है। तो ये कहानियां हैं जिनसे आपको 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, जिसमें उद्देश्य और सारांश। तो मैंने बताया चाहे आप कोई 2 कहानी के सारांश और उद्देश्य दोनों तैयार करिए या तीनों के उद्देश्य आप तैयार कर लीजिए, उसमें से आपको एक यहाँ पर पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अब मैं बात करूंगा खंड काव्य की। अब देखिए खंड काव्य एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जिले वाइज आता है। मतलब ये सभी का वहां पर पेपर में तो सारे खंड काव्य आएंगे, लेकिन आपको कोई सा नहीं करना, ये याद रखिए। आप जिस जिले में रहते हैं आपको उस जिले का खंड काव्य ही करना है, ये याद रखिएगा। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने जिले बता दिए कि कौन कौन सा जो है आपको जिले में पढ़ना है। मैं एक एक बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा, उसको स्वयं से तैयार कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला श्रवण कुमार खंड काव्य। कौन सा खंड काव्य है, श्रवण कुमार। अब इसको कौन से विद्यार्थी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, जो मेरठ जिले के हैं या आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, इन सभी के जो हैं यहाँ पर इनके लिए कौन सा यहाँ पर खंड काव्य है, श्रवण कुमार। आप जितने भी लोग अगर इन सभी क्षेत्रों से हैं, यानी कि ये आपके जिले दिए गए, इनमें अगर आप रहते हैं तो आपको केवल श्रवण कुमार ही लिखना है, ये याद रखिए। अब श्रवण कुमार में आपको तैयार क्या क्या करना है, एक तो आपको श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, जो श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक हैं उनका चरित्र चित्रण, या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण, मतलब उनका नाम भी लिख के आ सकता है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिखा गया, मतलब सेम है, तो आप एक ये तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
तो दूसरा अगर आप तैयार करना चाहें तो यहाँ पर श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश यानी कि उसकी कथा वस्तु जो है अपने शब्दों में तैयार कर लीजिए एक बार ध्यान से, और उसको अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना रहेगा। तो ये श्रवण कुमार खंड काव्य के ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है सभी को, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए, अब मैं दूसरे खंड काव्य की बात करूंगा, मुक्त यज्ञ। ये आपको किनको पढ़ना है, आप ध्यान दीजिए कौन कौन से जिले के विद्यार्थी इसको लिखेंगे। कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, इसके अलावा ललितपुर, इन सभी क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं वो मुक्त यज्ञ, ठीक है। अब इसमें आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं तो मुक्त यज्ञ जो खंड काव्य है इसकी कथा वस्तु यानी कि आपको यहां पर इसका सारांश अच्छे से तैयार करना है सभी को, ठीक है। आप पूरा सारांश यहां पर एक बार पढ़ लीजिए और वहां पर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। दूसरा आपको कौन सा तैयार करना है, यहां पर मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण, किसी एक पात्र बोल सकते हैं या फिर हो सकता है आ जाए महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण, क्योंकि ये उसी के एक पात्र हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, चाहे तो नाम लिख के आ जाएगा या फिर किसी एक पात्र आ जाएगा, तब भी आपको वही लिख देना है महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए अगला, अगर मैं बात करूं तो तीसरा यहाँ पर जो खंड काव्य है वो है आपका सत्य की जीत, ठीक है। आप अपने अपने जिले के अनुसार ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। इसको कौन कौन से विद्यार्थी तैयार करेंगे, जो झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, इसके अलावा लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, इन सभी के जो विद्यार्थी हैं वो सत्य की जीत ये खंड काव्य आपको तैयार करना है। और इसमें आपको कौन सा तैयार करना है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है सत्य की जीत में, तो एक आपको ये तैयार करना है यानी कि आपको यहाँ पर इस खंड काव्य की कथानक यानी कि इसका सारांश या फिर बोल सकते हैं कथा वस्तु, जितने भी खंड काव्य हैं उन सभी को अपने अपने जिले के अनुसार उसका सारांश जरूर पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि सारांश जरूर आता है, ठीक है। तो वही बताया गया, खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, यानी कि उसके सारांश पर जो है आपको प्रकाश डालना है। एक तो आपको ये तैयार करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर जो है नारी पात्र या फिर जो है द्रौपदी का जो है चरित्र चित्रण आ सकता है। तो आप द्रौपदी का तैयार कर लीजिएगा, उसी में अगर नारी पात्र है तब भी आपको वही लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपको दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चौथे खंड काव्य की यानी कि आपका रश्मि रथी, अब ये किनको तैयार करना है, ये आपका वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरपुर, फतेहपुर, इसके अलावा उन्नाव, देवरिया, इन सभी क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं वो आपका रश्मि रथी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कौन सा तैयार करना है, यहाँ पर भी आपको जो है रश्मि रथी खंड काव्य के जो प्रमुख पात्र हैं यानी कि नायक कर्ण, इनका आपको चरित्र चित्रण जो है वो अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर जो है इसके चरित्र चित्रण को अच्छे से तैयार करना है। और दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो दूसरा यहाँ पर जो है आपको कुंती के चरित्र की विशेषता या फिर बोल सकते हैं कुंती का चरित्र चित्रण अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसमें तैयार करने हैं रश्मि रथी में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तीसरा जो खंड काव्य है ये यहाँ पर आपको समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सभी जिले का अलग अलग अगर मैं सारे पढ़ाऊंगा तो समय लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको अपने जिले के अनुसार इसको तैयार कर लेना है। आलोक व्रत की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए बता दिया गया, प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुरी, इसके अलावा सीतापुर, इसमें आपका आलोक व्रत है। अगर इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर जो है आपको किसी भी एक पात्र का चरित्र चित्रण, ठीक है, किसी भी एक पात्र आ सकता है या फिर डायरेक्ट नाम भी लिख के आ सकता है। जैसे बता दिया गया कि आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रांकन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिख के भी आ सकता है या फिर केवल किसी एक पात्र आ सकता है। तो गांधी जी लिखा है तो गांधी जी का तैयार कर लीजिए, कोई भी एक पात्र बोलेगा तो आपको वही लिख देना है, बस इतना याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको बता सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन आप इसमें तैयार करेंगे, आपको यहाँ पर आलोक व्रत खंड काव्य का जो सप्तम सर्ग है इसका पूरा सारांश यानी कि इसकी कथा वस्तु जो है आपको तैयार करनी है अच्छे से। ये आप लोग याद रखिएगा, सप्तम सर्ग का ये भी बहुत पूछा जाता है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला जो है आपका वो है त्यागपथी, ये अगला खंड काव्य है। ये कौन कौन से विद्यार्थी तैयार करेंगे, ये जो आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, इसके अलावा बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, इसके अलावा लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, इनके जो विद्यार्थी हैं वो आप सभी लोग तैयार करेंगे त्यागपथी। यहाँ पर अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपको कौन सा तैयार करना है, इसके जो खंड काव्य के नायक हैं यानी कि हर्षवर्धन, इनका जो है आपको चरित्र चित्रण अच्छे से
तैयार करना है हर्षवर्धन जी का, ये लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर जो आपको तैयार करना है एक आपको ये है कि त्यागपत्र के आधार पर राज्यश्री का चरित्र चित्रण, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है, राज्यश्री का जो है चरित्र चित्रण। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अंतिम सर्ग की कथा वस्तु भी जो है यहाँ पर इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतिम सर्ग आ सकता है या फिर पंचम सर्ग लिख के आ सकता है, क्योंकि 5 ही सर्ग हैं तो वो अंतिम भी बोल सकता है, पांचवा भी बोल सकता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपके खंड काव्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, क्योंकि आपको पता है कि खंड काव्य से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी को जिले जरूर ध्यान रखना है कि आपके किस जिले में आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसी जिले के अनुसार आपको वहां पर जो है अपने खंड काव्य को हल करना है। कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य वो मैंने बता दिया, और कौन सा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी सब कुछ आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, वहां से देखकर आप इनको अपनी लैंग्वेज में एक बार तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अगर हो सकेगा तो एक बार लास्ट में मैं इनको एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है सभी को, ताकि कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद आ जाइए, अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण पत्र लेखन की, यानी कि जो पत्र लिखने के लिए आता है आपके एग्जाम में, वो टोटल आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो अब पत्र ऐसी चीज है जो रटना नहीं है आपको कभी भी। पत्र आप लिखना, अगर मैं बात करूं तो आप लोग एप्लीकेशन स्कूल में लिखते हैं छुट्टी वगैरह लेने के लिए, बस उसी तरीके से लिखना है। बस आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, लिखने का तरीका। एक बार मैं आपको फॉर्मेट यहाँ पर दिखा देता हूँ, बस यही फॉर्मेट आपको यूज करना है। सबसे पहले आप सेवा में लिखेंगे, यहाँ की लाइनें जो आपको यहाँ पर पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा उसके अनुसार भरना रहता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा विषय, किस विषय में आपको पत्र लिखना है, ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा, कुल मिला के क्वेश्चन का मेन टॉपिक आपका यहीं पर लिख दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी, कहीं पर आपको कुछ बनाना नहीं है इसमें, ठीक है। सेवा में, इसके बाद विषय, फिर आपका मान्यवर या फिर महोदय, दोनों नहीं लिखना है आपको, एक कोई भी यूज कर लेना है, चाहे मान्यवर यूज कर सकते हैं, महोदय यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पैराग्राफ, आप किस विषय में लिख रहे हैं, आप कौन है उसके बारे में बता सकते हैं, अपनी आप यहाँ पर समस्या बता सकते हैं, इन 2 पैराग्राफों में आप लिख सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर दिनांक वगैरह और यहाँ पर आप अपना प्रार्थी जो भी है उसके बारे में बता सकते हैं। बस ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पत्र हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि मैं बात करूं, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम जो है प्रवक्ता पद अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र, मतलब यहाँ पर पढ़ाने के लिए अगर आपको किसी विद्यालय में पत्र देना है तो उसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरा है लिपिक के पद हेतु विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र, ये आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर तरीका बताऊंगा पूरा कैसे लिखना है आपको, ठीक है। बाकी उसी के आधार पर फिर कोई भी आया आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपने क्षेत्र के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र, या फिर नगर पालिका में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को जो है एक आवेदन पत्र। तो जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसी के अनुसार काफी टॉपिक आपको लिखने रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर आपको अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को जो है पत्र लिखना है। अब किसको लिखना है सबसे पहले ही बता दिया गया, नगर पालिका अध्यक्ष को यहाँ पर, ठीक है। और अपने क्षेत्र में, ये 2 चीजें आपको मिली। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था सेवा में लिखेंगे। अब क्या बताना है आपको, श्रीमान नगर अध्यक्ष, पहले ही बताया गया किसको लिखना है, अध्यक्ष को। तो चाहे आप सीधे नगर पालिका अध्यक्ष लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश, अब ये पता आपको यहाँ पर जो है अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी लिख देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कानपुर उत्तर प्रदेश ही लिखें, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर इसके बाद महोदय, इतना तो मैंने फॉर्मेट में ही बताया था। अब जो मैंने पैराग्राफ में बताया था उसमें ध्यान दीजिए, क्या बताया गया कि निवेदन है कि मैं, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप पत्र लिख रहे हैं तो आप कौन है, क्या है, ठीक है। तो क्या बताया गया कि मैं अतुल सिंह, अब आपको अपना नाम वहां पर नहीं लिखना है, कुछ भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसकी जगह पर सीधे XYZ या फिर काका गागा कुछ भी लिख दीजिए वहां पर, ठीक है। मैं जो है बेना जवाहर ओल्ड कॉलोनी का निवासी हूँ, मतलब अपना नाम और पता यूज करना है। फिर वहां पर आप अपना नाम मत लिखिएगा पेपर में, ठीक है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में के आसपास जो है वो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जहां से रासायनिक पदार्थ नालियों और बड़े बड़े नालों के माध्यम से जो है बहकर वो सड़क की ओर आ जाते हैं, जो कि क्षेत्र के निकट प्रदूषण फैला रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस, शोर भी वातावरण के माहौल को बिगाड़ रहे हैं।
इस वजह से जो है क्षेत्र के लोगों में भी दूषित पानी, हवा के कारण कई सारी बीमारियां जो है वो उत्पन्न हो रही हैं, पनप रही हैं। लोग डेंगू, हैजा, मलेरिया, बुखार, खांसी इत्यादि इनकी गिरफ्त में आ रहे हैं, यानी कि इनकी चपेट में आ रहे हैं। अब आपको ये सेम लिखने की जरूरत नहीं, वहां आप अपनी लैंग्वेज में सिंपल जितना बना सकते हैं, जितना सिंपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं कि मैं जो है यहाँ पर राम सिंह या फिर अतुल सिंह, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इस क्षेत्र का निवासी हूँ, ठीक है। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की गंदगी या प्रदूषण पर आकर्षित करना चाहता हूँ। जहां पर पास की जो फैक्ट्रियां हैं उनसे हमारे क्षेत्र की तरफ आने वाला जो यहाँ पर गंदा पानी है, ये हमारे क्षेत्र की नालियों में एकत्रित हो रहा है, फिर धीरे धीरे उससे हमारे शहर या गांव में जो है बीमारियां फैल रही हैं। तो ये रटना नहीं है, आपको अपनी सुविधा के अनुसार इस पैराग्राफ में लिख देना जिस विषय में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी मत लिख दीजिएगा वहां पर, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वही छोटे बच्चे, अब ये सब आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, यही सेम उतारने की जरूरत नहीं। इसके बाद लास्ट जो दूसरा पैराग्राफ, अब ये वाला ध्यान रखिएगा, ये आपको लिखना है। आपसे विनम्र निवेदन है, जिस विषय में आप लिखेंगे, अब इसके बाद आपको ये लास्ट में लिखना है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता उठाए, यहाँ पर जो है आवश्यक कदम उठाएं, ताकि क्षेत्रवासी समेत जो है वो पर्यावरण को प्रदूषण के दूषित प्रभावों से बचाया जा सके। फिर लास्ट में आपको धन्यवाद लिख देना है, और फिर यहाँ पर जो है आपको दिनांक डाल देनी है। यहाँ पर आप 2024 यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। अगर आप चाहें तो सीधे सीधे यहाँ पर 22, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन की डेट डाल दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं। फिर एक तरफ आपको प्रार्थी, यहाँ पर आपने जो वहां पर पता लिखा था, नाम और पता, वही यहाँ पर आपको यूज कर लेना है, बस सेम टू सेम आपको ऐसा लिख देना है। यही सेम सब में करना है, ठीक है, सेवा में। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर अब बात करें, क्या कह रहा है कि नगर में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए फिर नगर पालिका अध्यक्ष को लिखना है। तो वही आपको बताया गया, श्रीमान अध्यक्ष महोदय या फिर नगर पालिका अध्यक्ष, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैंने जो 5 बताए हैं उन पर एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। कोई भी टॉपिक यहाँ पर आपका छूटना नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। इनमें जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी लोग। अब इसके बाद मैं बात करूंगा आपके सबसे बड़े टॉपिक निबंध, जिसको तो आपको रटना तो रहता ही नहीं, बस आपको जो भी टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा, अब उस टॉपिक के बारे में अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आपको लिखना है, छोड़कर नहीं आना है बस, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है, काफी सारी कॉपियां मैं जब चेक करने जाता हूँ बोर्ड वाली, तो वहां पर काफी सारे बच्चे गाना लिख देते हैं, तो गाना मत लिखिएगा, ठीक है, वो पूरा कट जाएगा, वहां पर नंबर नहीं मिलेगा। तो गाना नहीं लिखना है, जो टॉपिक बोला गया उसी टॉपिक से संबंधित टॉपिक आपको वहां पर यूज करने हैं, ठीक है। निबंध आपका 9 नंबर का आएगा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कभी कभी पर्यावरण की जगह पे ध्वनि प्रदूषण आ सकता है, ठीक है, वायु प्रदूषण भी आ सकता है, तो वो छोटी छोटी बातें, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पर्यावरण प्रदूषण में ही वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिखना है। दूसरा आपका बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी पर निबंध लिखिए, समस्या और समाधान आ सकता है इसका, या फिर केवल बेरोजगारी पर निबंध लिखिए। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार एक अभिशाप, ये भी आपका पूछा जाता है, भ्रष्टाचार अभिशाप। इसके अलावा भ्रष्टाचार के कारण और निवारण, ये एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान, ये भी एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे प्रिय कवि बहुत पूछा जाता है, या फिर मेरे प्रिय कवि तुलसीदास। अब आपको जिसके बारे में पता है, अगर आपको कुछ नहीं याद है तो मेरे प्रिय कवि आ गया, लेखक आ गया, तो आपने जो जीवन परिचय पढ़ा है आपको पता है, जैसे आपने अभी बताया था साहित्यिक परिचय, तो उसके विषय में जैसे कवि में मैंने कौन कौन से बताया आपको, जयशंकर प्रसाद बताया था मैंने, महादेव वर्मा बताया था। तो जिसका जीवन परिचय साहित्यिक परिचय आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको काफी पॉइंट पता है, तो उसके बारे में आप लिख दीजिए मेरे प्रिय कवि। जैसे आया तो मेरे प्रिय कवि, आप आगे बता सकते हैं कौन है आपके प्रिय कवि, जयशंकर प्रसाद, जिसका साहित्यिक परिचय आपको तैयार है उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। अगर कोई स्पेशली नाम दे देता है वहां पर तब तो फिर आपको वही, वैसे नाम नहीं दिया जाता जल्दी से, ज्यादातर मेरे प्रिय कवि करके ही आएगा, ठीक है। अब जब भी निबंध लिखना है तो सबसे पहले निबंध के प्रमुख बिंदु क्या क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके प्रमुख बिंदु में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी हेडिंग डालनी है ये आप शुरुआत में ही बता दीजिए। अब आपको अगर मान लीजिए पहले से नहीं पता है क्या टॉपिक लिख रहे हैं, आप उस समय हेडिंग बनाएंगे तो क्या करना है आपको, 2 लाइन शुरुआत की, 3 छोड़ देनी है। जब आप पूरा निबंध लिख लेंगे तो जो जो हेडिंग आपने यूज किए वही आपको यहाँ पर लिख देना। देखिए पहली हेडिंग तो ये रहेगी ही रहेगी, प्रस्तावना आपको लिखना है,
लास्ट में आपको उपसंहार लिखना ही लिखना है। तो ये 2 हेडिंग तो निश्चित आपकी होनी ही चाहिए, एक प्रस्तावना, एक उपसंहार। बाकी की हेडिंग जो है आपकी वो टॉपिक से संबंधित, जैसे यहाँ पर कवि के बारे में है तो कवि का जीवन परिचय, उसकी रचनाएं, उसके महाकाव्य जनमानस, लोकप्रिय कवि तुलसीदास, भक्ति, ये सब आपने यूज किया। ठीक है, अब आपने सबसे पहले प्रस्तावना में बताया, ठीक है, आप क्या करने जा रहे हैं, किस पर निबंध लिख रहे हैं, उस प्रस्तावना में आपने लिखा। फिर उनके जीवन परिचय के बारे में बताया। तो ये हेडिंग में मैंने क्या बताया, एक प्रस्तावना, एक उपसंहार, ये 2 चीजें तो आपको यूज ही करनी है। बाकी की जो हेडिंग है वो टॉपिक वाइज चेंज होंगी अलग अलग। जैसे कि मान लीजिए आप इसकी जगह पर किस पर लिख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर हम लोग निबंध की बात करें पर्यावरण प्रदूषण के कारण और निवारण की, तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसके कारण और निवारण में जो है इसके टॉपिक अब आपके बदल जाएंगे, क्योंकि ये आपके यहां पर जो है वो फिर अलग अलग तरीके से तैयार करने रहेंगे। जैसे कि बेरोजगारी हो गई, इस पर अब आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं संकेत बिंदु, तो यहां पर जैसे कि आपको बता दिया गया बेरोजगारी का अर्थ व भूमिका। आप चाहे तो इतना ना लिख के डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप ये बेरोजगारी का अर्थ और जो भूमिका लिखा है ये प्रस्तावना में ही बता सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आपका ये हो जाएगा उपसंहार। बाकी बेरोजगारी की समस्या, रोजगार घटने के कारण, निवारण, ये जो भी आप हेडिंग यूज करेंगे वो आपको शुरुआत में ही यूज कर देना है। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है वो मैंने आपको बता दिया। अब लिखने में आपको हेडिंग कौन कौन सी यूज करनी है, कैसे लिखना है, वो आपको यहाँ पर, अब निबंध ऐसी चीज है वो आपको याद नहीं कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप सभी लोग। बाकी ये पीडीएफ वगैरह मैंने आप सभी को जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपका प्रहार बैच है जिसका प्राइस मैंने जो है यहाँ पर फी बहुत ही कम कर दी है, यानी कि केवल 99। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसमें आपको सारी पीडीएफ हिंदी की भी मिल जाएंगी, और इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट जितने भी आपके हैं इनकी सबसे कम समय में अगर आप तैयारी करना चाहें तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 99 में आप प्रहार बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, या फिर चाहे तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जितने भी आज मैंने बताया इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो 1-2 बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब क्लासेस जो इसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।